दोस्तों, एसपी साहब की शादी का कार्यक्रम चल रहा था और उस शादी में सभी लोग आए हुए थे और एसपी साहब ने जो भिखारी थे उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करवाई थी। अपनी शादी में सभी लोग उस स्टेज पर आ रहे थे। एसपी साहब अपनी होने वाली पत्नी के साथ में बैठे हुए थे, तो कोई उन्हें गिफ्ट दे रहा था, तो कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा था और कोई उन्हें बधाई दे रहा था, तो कोई उन्हें फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। इस प्रकार से कार्यक्रम बड़े अच्छी तरह से चल रहा था। उसी बीच एक भिखारी उन्हीं की स्टेज पर आ जाता है और एसपी साहब को देख करके हंसने लगता है और हाथ का इशारा करके कहने लगता है कि अगला नंबर अब तेरा है। ये बात सुन करके एसपी साहब बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई, ये बात तू क्यों कह रहा है? आखिर क्या बात है कि अगला नंबर मेरा है? तू जानता है हम कौन है? तब वो भिखारी हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम इस जिले के नए एसएसपी हो और तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है ये यहाँ की एक इंस्पेक्टर है। ये बात सुनकर के एसपी साहब बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जब तू सब कुछ जानता है, इसके बावजूद भी तू हमसे कह रहा है कि अगला नंबर तेरा है। तू जानता है हम चाहें तो तुझे अभी गिरफ्तार करवा सकते हैं। फिर वो भिखारी बड़े जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ साहब, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर वो एसपी साहब उससे पूछते हैं कि आखिर ये बात तूने हमसे क्यों कही कि अगला नंबर तेरा है। इन दोनों को वार्तालाप करते हुए जो एसपी साहब की होने वाली पत्नी थी वो बड़ी परेशान हो जाती हैं और पुलिस वालों को इशारा करती हैं कि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ, आखिर इसे यहाँ किसने आने दिया। उस भिखारी को देख करके वो एसपी साहब की होने वाली पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं कि आखिर ये भिखारी इस स्टेज पर कैसे आ गया और फिर ये हमारे होने वाले पति से वार्तालाप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पोल खोल दे और हमारी सारी करनी का पर्दाफाश हो जाए। ये बात सोच करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी एसपी साहब उन पुलिस वालों को हाथ का इशारा दे देते हैं और कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब एसपी साहब पूछते हैं कि भाई, ये एक बात बताओ, ये तुम बता रहे थे कि अगला नंबर मेरा है, इसका मतलब क्या है? तुम क्या हमें बताना चाहते हो? तब वो भिखारी कहता है कि साहब, मैं बताना तो चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। एसपी साहब कहते हैं बिल्कुल टाइम निकालेंगे, आप हमें बताओ कि आखिर बात क्या है। तब वो कहता है कि साहब, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। फिर वो भिखारी ने आखिर कौन सी कहानी सुनाई थी, क्या राज था उसके अंदर इस बात के पीछे, और फिर एसपी साहब की जो होने वाली पत्नी थी वो उस भिखारी को देख करके इतनी परेशान क्यों हो रही थी, उसे बार बार स्टेज से भगाने का प्रयास क्यों कर रही थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहानी सुनकर के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि भला एक इतनी सुलझी हुई औरत, इतनी पढ़ी लिखी औरत और एक अधिकारी होते हुए ऐसा नीच काम, घिनौना काम कैसे कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि उस भिखारी ने एसपी साहब से क्या कहा था। फिर वो भिखारी कहता है कि साहब सुनो, इसकी बात मैं बता रहा हूँ, एक समय की बात है, लगभग आज से 6-7 साल पहले की। एक राहुल नाम का लड़का एक कॉलेज में पढ़ा करता था। उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम निशा था। निशा और राहुल की दोस्ती उसी क्लास में हो जाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। वो दोनों लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, बात करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल जाती है। अब राहुल और निशा दोनों दोस्त से फिर प्रेमी प्रेम का बन जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में इतना प्यार हो जाता है कि ना तो राहुल निशा से अलग रहना चाहता था, ना निशा राहुल से अलग रहना चाह रही थी। वो एक दूसरे के बिना रहना पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ समय के बाद में जब वो अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब निशा राहुल से कहती है कि राहुल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है। अभी तक तो हम स्कूल में मिला करते थे, इसलिए हमें जुदाई महसूस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब पढ़ाई भी हमारी पूरी हो गई है, तो हम क्यों ना शादी कर लें और एक साथ रहने का मतलब मौका मिल जाएगा। ये बात सुनकर के राहुल कहता है ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो, हम भी इस बात को राजी हैं, क्योंकि राहुल का जो परिवार था वो एक बिजनेसमैन था और जो निशा थी वो अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे। इस वजह से जब दोनों अच्छे परिवार मिल जाते हैं
तो वो दोनों लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं, दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, राहुल के घर वाले भी और निशा के घर वाले भी। फिर उन दोनों का जब विवाह हो जाता है तो निशा दुल्हन बनकर के जब राहुल के घर आती है तो बड़े अच्छे तरह से अपने परिवार को चलाने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जैसे ही निशा घर आई थी और आने के बाद बड़े अच्छे तरह से अपने परिवार को चलाने लगती है, यूं ही 6 महीना बीत जाते हैं। तब निशा राहुल से कहती है कि राहुल देखो, घर में बैठ कर के मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी पढ़ाई कर ली तो फिर इस पढ़ाई का क्या महत्व रहा, मुझे लगता है कि हमें किसी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। राहुल कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हें कोई मना थोड़ा ही कर रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। कोचिंग जाने के बाद में वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करती है और कुछ दिन के बाद जगह पुलिस में निकलती हैं और पुलिस में जगह निकलने के बाद वो फार्म अप्लाई करती है, तब वो मतलब दरोगा के पद पर सिलेक्ट हो जाती है। इधर तो वो दरोगा की नौकरी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि राहुल का जो कारोबार था वो कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला जाता है। एक दिन वो आता है कि राहुल का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता कि आखिर अब मैं क्या करूं, मेरा कारोबार इतनी जल्दी कैसे ठप हो गया। इधर निशा जो थी दरोगा के पद पर थी, उसके कार्यभार को प्रशासन जब देखता है कि अच्छा काम कर रही है, तभी उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वो थाने की इंस्पेक्टर बन जाती है निशा। अब इधर तो राहुल जो था अपने कारोबार से बहुत ज्यादा परेशान था और उसकी पत्नी इंस्पेक्टर बन जाती है, लेकिन जब वो कारोबार की वजह से पागलों की भांति करने लगता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, कारोबार दुकानदारी जो होती है कभी चलती है तो कभी नहीं चलती है, आज ठप हो गई है तो शायद कल चलने भी लगेगी, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता तो तुम ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी तो इंस्पेक्टर है, आखिर वो भी अच्छा पैसा पैदा कर रही है, चिंता तो तुम्हें तब करनी थी जब तुम्हारे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता, तुम्हारी पत्नी इंस्पेक्टर है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, कारोबार ठप हो गया, हो जाने दो। लेकिन माता पिता उसके समझाते हैं, राहुल के समझ में नहीं आती। तब वो कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ, वहां तुम्हारा मन लगा रहा करेगा, तुम उसके आवास पर चले जाओ। राहुल के लिए उसके माता पिता उसकी पत्नी के आवास पर, सरकारी आवास पर भेज देते हैं जहां पर वो रहा करती थी इंस्पेक्टर। अब राहुल वहीं रहने लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसी जिले में एक एसएसपी तैनात हुए थे, नए आए थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत थे, जवान थे और अनमैरिड थे। इधर निशा एसपी साहब का स्वागत करने के लिए हाथ में गुलदस्ता लेकर के जाती है और जैसे ही एसपी साहब की सूरत देखती है तो वो पहली ही नजर में उन्हें दिल दे बैठती है, उन्हें चाहने लगती है, सोचने लगती है काश मेरा पति ऐसा होता तो कितनी अच्छे से जिंदगी कटती। बस स्वागत तो वो करती है और स्वागत करने के बाद वापस भी आ जाती है, लेकिन वो यही विचार बना रही थी कि मैं किस प्रकार से इनके पास जाने का बहाना ढूंढूं, इनसे नजदीकियां कैसे बनाऊं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर वो अपने पति से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने पति से दूरियां बनाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं कैसा काम करूं जिससे मैं इस पति से छुटकारा पा सकूं। तभी वो कुछ डॉक्टर से मिलकर के ऐसी दवाइयां लेकर के आती है और अपने पति को खिलाती है, जिससे वो और ज्यादा मेंटल हो जाता है, पागलों की भांति करने लगता है। तब वो सोचती है कि अब ये पागल हो चुका है, अब इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। तभी वो मेंटल हॉस्पिटल में लेकर के जाती हैं और उस राहुल को वहीं भर्ती करा देती हैं। राहुल जो था वो मेंटल हॉस्पिटल में पागलों के बीच में रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इधर वो एसपी साहब से नजदीकियां बनाने लगती हैं। बिना काम से एसपी साहब के पास जाती हैं और एसपी साहब को इस कदर नजरों से देखती हैं कि एसपी साहब भी समझ जाते हैं कि ये इंस्पेक्टर मुझे लायक करती हैं। तब वो एक दिन हिम्मत करके कही देती हैं कि सर मैं आपसे प्यार करती हूँ। एसपी साहब मुस्कुरा देते हैं, वो बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कहने लगते हैं कि मैं भी तो काफी दिन से देख रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा था, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो और प्यार करती हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर मैं भी तो अनमैरिड हूँ, अपने लोगों की शादी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। ये बात सुनकर के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं निशा, और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। इस प्रकार से उनकी मुलाकातों का सिलसिला काफी हद तक बढ़ जाता है। यही नहीं लगता था कि ये इंस्पेक्टर और एसपी हैं, ये दोनों दोस्तों की भांति रहा करते थे। सभी थानों में उनकी चर्चाएं हो जाती हैं
कि एसपी साहब और इंस्पेक्टर का तो अफेयर चल रहा है, शायद हो सकता है इनकी शादी हो जाए। लेकिन इधर जो राहुल था वो काफी दिन हो जाते हैं, इधर जो राहुल हॉस्पिटल में भर्ती था, मेंटल हॉस्पिटल में, उसे काफी दिन हो जाते हैं। और जो उसकी पत्नी पागल करने की दवाइयां खिलाती थी, वो कुछ दिन से जब हॉस्पिटल गया था तब से वो दवाई खाने को नहीं मिली, तब उसकी दिमाग की हालत सही होने लगती है। तब वो उन डॉक्टरों से कहता है कि साहब मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन डॉक्टर उसकी एक बात नहीं सुनते, उसे पागल समझ करके वहीं रहने देते हैं। कुछ दिन के बाद में वहीं पर एक बड़ा डॉक्टर उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने को आता है। तब राहुल दौड़ करके जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरा नाम राहुल है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पर कैद किए रखे हैं। जब राहुल की ऐसी बातें वो डॉक्टर सुनता है तब वो सोचने लगता है, मुझे लगता है इसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति दोनों सही हैं। तब उसका टेस्ट करवाता है, राहुल बिल्कुल फिट बैठता है, तब उसको वहां से डिस्चार्ज कर देता है और उसे उसके घर भेज देता है। लेकिन राहुल घर जाने की बजाय वो अपनी पत्नी के आवास पर जाने का विचार बनाता है। इधर उसकी पत्नी इंस्पेक्टर निशा और जो एसएसपी थे जिससे वो प्यार करने लगी थी, उसी एसपी के साथ बैठ करके उसी गार्डन में आवास के आगे वार्तालाप कर रहे थे। और जैसे ही राहुल अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ बैठा हुआ देखता है तब वो वहीं छुप करके उनकी बातें सुनने लगता है। और कुछ देर के बाद वो दोनों लोग चले जाते हैं। तब वहां जो गार्ड थे जो पानी लगा रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे उस आवास की, तो उससे वो राहुल पूछता है कि भाई साहब ये मैडम जिस व्यक्ति के साथ बैठी थी ये कौन व्यक्ति था। तब वो बताते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये यहाँ के नए एसएसपी आए हुए हैं और ये मैडम ही ये थाने की अध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, और इन दोनों की शादी तय हो गई है और 3 महीने बाद इनकी डेट है शादी की, बस शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर के राहुल एकदम से हिचक्का रह जाता है, सोचने लगता है बड़ी धोखेबाज औरत है। स्कूल के टाइम तो ये हमारे बिना जीना नहीं चाहती थी, एक पल भी हमसे दूर नहीं रहना चाहती थी, आज जिसे एसपी मिल गए, हमारे कारोबार में घाटा लग गया, तब ये हमको छोड़ करके एसपी साहब से शादी करने लगी। वो सोचता है कि चलो मैं घर जाता हूँ, लेकिन वो घर भी नहीं जाता। ये सोच करके अगर ये बात इसको पता लग गई तो हो सकता है ये मुझसे दूरी बनाने के लिए मुझे फिर पागल घोषित कर दे या फिर मुझे थाने में बंद करवा दे, कोई चार्ज लगा करके जेल भिजवा दे। अब वो वहां नहीं जाता और इधर उधर भटकता रहता है। धीरे धीरे यूं ही टाइम बीतता है और एसपी साहब की तारीख की जो तिथि होती है वो नजदीक आ जाती है। जिस दिन एसपी साहब की शादी थी निशा इंस्पेक्टर के साथ में, उसी दिन अच्छी तरह से पंडाल लगा हुआ था, सभी गेस्ट मेहमान आए हुए थे। लेकिन एसपी साहब ने जो भिखारी थे उनके खाने की व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से करवाई थी, पूरी वीआईपी तरह से उनका सिस्टम बनवाया था और एक तरफ उनके मेहमान लोग थे और एक तरफ भिखारियों का खाना दाना चल रहा था। इसी बीच एसपी साहब अपनी होने वाली पत्नी निशा के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे, वरमाला के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं, सभी लोग मेहमान एकत्र थे, कैमरा चल रहे थे, वीडियो बन रही थी। इसी बीच वही राहुल भिखारी उस स्टेज पर पहुंच जाता है और एसपी साहब को देख करके हंसने लगता है और हाथ का इशारा करके कहता है कि अगला नंबर 13 होगा। ये बात सुनकर के एसपी साहब खड़े हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई तू ये बात क्यों कह रहा है। तब वो राहुल कहता है कि साहब कि अगला नंबर 13 है, बस मैंने यही सोच करके कहा था कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया, शादी करके मुझे धोखा दे दिया, अब तुम्हें धोखा देने वाली है, अगला नंबर तुम्हारा है क्योंकि तुम ही बर्बाद होने वाले हो। अगर इसको कोई डीएम एसडीएम मिल जाएगा, कोई ऊंचे लेवल का अधिकारी मिल जाएगा तो वो तुम्हें भी छोड़ करके किसी और के साथ शादी कर लेगी। ये महिला कोई और नहीं है, ये वही महिला है जिससे मैं स्कूल के समय में प्यार करता था, यही वही निशा है मेरी पत्नी जो मुझसे इसने शादी की थी और कुछ दिन तक ये मेरे साथ रही थी। और वो राहुल कोई और नहीं है, वो राहुल मैं ही हूँ। मैंने अपनी ही कहानी सुनाई थी आपको, मैं राहुल हूँ और तुम्हारी जो पत्नी बनने जा रही है मेरी पत्नी निशा है। इसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पागल खाने भिजवा दिया, शायद आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने आपको इशारा करके कहा था कि मेरी तरह अब आपका भी नंबर होने वाला है दूसरा। ये बात सुनकर के एसपी साहब बड़े हैरत में पड़ जाते हैं, बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और उनके तोते उड़ जाते हैं कि आखिर ये महिला ऐसे नहीं कर सकती। तब वो अपनी होने वाली पत्नी निशा को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि निशा तुम इस भिखारी को जानती हो। वो कहती नहीं साहब मैं नहीं जानती, अरे यहाँ तो हजारों भिखारी घूमते रहते हैं, मैं ऐसे किस किस को जानूंगी। तब वो राहुल कहता है क्यों झूठ बोल रही हो,
कम से कम थोड़ी तो सच्चाई रखो, भगवान से कम इतना तो डरो। सबके सामने झूठ बोल रही हो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो निशा। कॉलेज के समय तुमने मुझसे प्यार किया था और उसके बाद शादी हो गई थी और तुमने मुझसे दूरियां बनाने के लिए मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था और तुम्हें जब ऊंचे पद का अधिकारी मिल गया, एसपी साहब मिल गए, तो तुम मुझसे शादी करने लगी। इनकी भी जिंदगी तुम खराब कर दोगी। ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, डांटने लगती है। तब एसपी साहब कहते हैं चिल्लाने की कोई जरूरत, तुम ये बताओ क्या वास्तविक तुम्हारा ये पति है? तब वो अपनी गर्दन को नीचे कर लेती हैं और कुछ नहीं बोलती। तब एसपी साहब समझ जाते हैं ये वाकई धोखेबाज और बेवफा औरत है। जब ये अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या हो सकती है। और राहुल की पीठ थपथपाते हुए एसपी साहब कहते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छे समय पर आकर के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और ऐसे धोखेबाज औरत को मेरी जिंदगी में प्रवेश करने से पहले ही तुमने इसका राज खोल दिया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। एसपी साहब उसी समय तुरंत फोन करते हैं, पुलिस टीम को बुलाते हैं और उस निशा मैडम को गिरफ्तार करवा देते हैं। कहते हैं कि इस पर चार्ज लगाओ कि इसने अपने पति को तलाक न देते हुए दूसरी शादी का प्रयास किया और फिर हमारे साथ 400 BC की झूठ बोल करके हमसे शादी रचा रही थी। इन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। अब उससे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दायर हो जाता है। और फिर एसपी साहब राहुल से कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एसपी साहब उसकी मदद करते हैं। वो कार्यक्रम वहीं ठप हो जाता है। एसपी साहब राहुल का कारोबार पुनः स्टार्ट करवा देते हैं और फिर राहुल अपने परिवार के पास पहुंचता है और अपने परिवार से मिलता है, सारी हकीकत बताता है। उसका परिवार अपने बेटे के इन दुखड़ों को सुनकर के वो भी रोने लगते हैं। एसपी साहब कहते हैं चिंता मत करो, सारी समस्या का समाधान हो गया है। राहुल अब अपना बिजनेस करने लगा है। इस प्रकार से एसपी साहब ने उस धोखेबाज औरत को गिरफ्तार करवाया और राहुल का बिजनेस पुनः स्टार्ट करवाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे एसपी साहब के बारे में? ये साथियों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी सुना करके आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे एसपी साहब के बारे में? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज में ऐसी हो रही अप्रिय घटनाओं को आपको दिखाना, बस यही हमारा उद्देश्य है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।